आज हम विश्व शांति नियमों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है, विश्व समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है। वैसे तो सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से किए हुए क्रियाकलाप या जो पहल की जाती है, इस कार्य की पहल अधिक प्रकाशन आती है। कहने वाली है विश्व समुदाय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए राजनीतिक कार्य का अध्ययन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिनका समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैसे पहल की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सफलता भी प्राप्त हुई है और किसी न किसी मामले में उसे निराशा भी आती है। आइए आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष विवादास्पद समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि ईरान से सोवियत संघ के मामले का मामला था, द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद दक्षिणी ईरान से अमेरिकी फौजों को वापस बुला लिया जाता है, लेकिन उत्तरी ईरान से स्टालिन के द्वारा सोवियत सेनाओं को वापस नहीं माना गया। तो विश्व जनमत को इस प्रकार से उत्तरी ईरान के विरुद्ध जागृत करने का काम संयुक्त राष्ट्र की तरफ किया गया था। अगर सोवियत सेनाओं की जिस प्रकार से वापसी हुई है, संयुक्त राष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 1547 में भारत उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व आते हैं। उस समय जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, तत्कालीन जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने का निर्णय किया। लेकिन इस कश्मीर की समस्या को लेकर के, इस कश्मीर के क्षेत्र को हड़पने के लिए जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा उत्तरी सीमा प्रांत पर कबायलियों के द्वारा उस प्रकार से आक्रमण कराया चलता है, और इस प्रकार के संकट के समय राजा हरी सिंह ने भारत से कश्मीर की रियासत को भारत में विलय करने और अविलंब सैनिक सहायता देने का अनुरोध किया और विलय के प्रस्ताव पर ये विचार। तो कहने वाला ये था कि इस प्रकार की कश्मीर की जो समस्या है, इस प्रकार की कश्मीर की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों निकटतम पड़ोसी राष्ट्र हैं। इनके बदले कभी सीमापार से घुसपैठ की बात को लेकर के, कभी आतंकवाद से तनाव परिस्थिति। लेकिन 1965 और 1971 से भारत और पाकिस्तान के विस्तार का युद्ध हुआ। इस प्रकार के युद्ध को शांत करने, इस प्रकार के युद्ध को विराम पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया था, वो इस संयुक्त राष्ट्र में करते हैं। आज हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं, सुएज नहर संधि। सुएज संधि ये बहुत बड़ा एक विवाद होता है। 1872 में निर्मित सुएज नहर का संचालन सुएज नहर कंपनी के द्वारा किया जाता था। ब्रिटेन और फ्रांस के बहुत बड़े शेयर थे। इस समय एक समझौते के अनुसार सुएज नहर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन को अपनी सेना में तैनात करने का अधिकार था। कहने वाला ये था कि जब ये इस प्रकार से सुएज नहर का संचालन सुएज नहर कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार से ब्रिटेन को अपनी सेना में तैनात करने का अधिकार था। लेकिन 1950 में मिस्र की सरकार के द्वारा सुएज नहर क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को हटाने की मांग की। मिस्र ने ये मांग की कि सुएज नहर क्षेत्र से ब्रिटिश सैनिकों को हटाया जाए, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा मिस्र के द्वारा
उसको अस्वीकार कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया, तो उसको ठुकरा दिया। कहने लगे था कि ब्रिटेन स्वेज क्षेत्र से अपनी सेना बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन 1954 में निस्संदेह राष्ट्रीय आंदोलन गति पकड़ लेता है। राष्ट्रीय आंदोलन के अधिक उग्र हो जाने के कारण ब्रिटेन के द्वारा स्वेज नहर क्षेत्र से अपनी सेना को वापस अपनी सेना को हटा दिया जाता है। इस समय इस प्रकार से इस आंदोलन को प्रकार से एक तरफ अपनी सेना को वापस लाया जाता है, ब्रिटिश सेना को वापस लाया जाता है। इस प्रकार की घटना हुई। ब्रिटेन और मिस्र के बीच एक कवितापूर्ण संबंध उत्पन्न हो जाते हैं, एक तनावपूर्ण संबंध। कहने लगे था कि इस प्रकार की घटना को लेकर मिस्र, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच संबंधों में कोई सुधार नहीं होता है। अंत में 26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इस राष्ट्रीयकरण करने के बाद मिस्र में स्वेज नहर कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उसको भी जब्त कर दिया जाता है। कहने वाला ये था कि जब नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का विस्तार से राष्ट्रीयकरण किया और स्वेज नहर कंपनी की संपत्ति का जब्त किया, इस तरह की बात की शिकायत 26 सितंबर 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा सुरक्षा परिषद में जाती है। जब इस बात की कंप्लेंट सुरक्षा परिषद में जाती है, सुरक्षा परिषद के द्वारा जिस प्रकार से एक प्रस्ताव पारित किया गया और 6 सिद्धांतों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय निर्देश का सुझाव दिया जाता है, लेकिन सोवियत रूस के द्वारा वीटो का प्रयोग कर दिया जाता है। कहने लगे था कि जब सुरक्षा परिषद इस प्रकार से सुझाव के साथ एक प्रस्ताव पारित किया और वीटो का प्रस्ताव पारित नहीं होता है, अतः सुरक्षा परिषद स्वतंत्र है। अंत में महासभा का विशेष अधिवेशन किया जाता है। इस अधिवेशन के द्वारा 13 अक्टूबर 1956 में युद्ध विराम का अध्ययन होता है। इस समय ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ से वीटो का प्रयोग किया जाता है और वो युद्ध विराम का जो प्रस्ताव होता है वो भी पास नहीं होता है। कहने लगे था कि अंत में इस प्रकार के प्रस्ताव के पराजित हो जाने के कारण, प्रस्ताव के नष्ट हो जाने के कारण 26 अक्टूबर 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस तथा इजराइल के मध्य एक बहुत बड़ी तनाव हो जाती है। 26 अक्टूबर 1956 में इजराइल को स्वेज क्षेत्र नहर का प्रभाव हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही 13 अक्टूबर का युद्ध हो जाता है, रद्द हो जाता है, उसके 26 अक्टूबर 1956 में इजराइल के द्वारा इस स्वेज नहर क्षेत्र पर अपना धावा अभियान कर दिया जाता है और उसके 2 दिन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा भी इस मिस्र में इस स्वेज नहर क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है। अंत में 2 नवंबर 1956 में सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार के प्रस्ताव के माध्यम से दोनों ही पक्षों से युद्ध विराम करने की अपील की जाती है, आग्रह किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से फ्रांस के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है, अब यहाँ पर फ्रांस को वापस वीटो का प्रयोग करता है और उन्हें इस प्रकार से दिया जाता है कि वह विलंब इजराइल पर, ब्रिटेन पर या इजराइल ब्रिटेन फ्रांस से आग्रह देता है कि वह स्वेज नहर क्षेत्र से अवरम युद्ध विराम की स्थिति पर जाते हैं, युद्ध विराम की स्थिति को हैं। लेकिन इस बात की स्थिति के बाद जब आसमान का प्रस्ताव पारित किया गया, वो अमेरिका के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है।
अमेरिका जिस कार्य को पहले इस कार्य ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को जिस सिलसिले में जिस कार्य को देता है उस आंकड़े की तुलना की जाती है। और इसका चिंता करने के बाद अंत में सोवियत रूस के द्वारा विधि की जाती है कि निश्चित समय अवधि तक युद्ध विराम किया जाए, अन्यथा सोवियत संघ का हस्ताक्षर किया जा सकता है। जब सोवियत संघ के दृष्टांत से कार्य करने की धमकी दी जाती है तो वहां पर दोनों पक्षों द्वारा युद्ध विराम की जाती है। अंत में 7 नवंबर 1956 में पूर्णतः युद्ध विराम हो जाता है और वहां पर सरकार की शक्ति हो जाती है। वहां पर होने सरकार के आरोपों के साथ ये जाते हैं। पहली बार 15 नवंबर 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति सेना नामक अभियान एक पहला अभियान वहां पर भेजा जाता है और वहां पर सोवियत अमेरिका में सोवियत में इस प्रकार से विश्व स्तर पर दी जाती है कि वह वहां की सुरक्षा का आघात नहीं पहुंचे। तो कहने में चाहे कोरिया संधि की बात हो, चाहे कश्मीर की समस्या का विवाद हो, चाहे ईरान की समस्या की कोई समस्या हो, चाहे कांगो की समस्या हो, इस प्रकार की समस्या का समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण कर रही है। अगर संयुक्त राष्ट्र इसका पहले करता आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार के दुर्माई हो चुके थे संसार में तीसरा हो सकते, लेकिन जब भी संसार में माहिर होते हैं उन्हें अपार धर्म की गलती नहीं होती है। इसलिए विश्व को रक्तपात की घटनाओं को देने का सबसे महत्वपूर्ण काम इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया।